हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, जो इनर पार्ट्स ऑफ इम्यूनिटी है या डिफरेंट पोर्शंस ऑफ इम्यूनिटी है वो मैं बाद में कराऊंगा। जनरल व्यू ऑफ द इम्यूनिटी का जो पोर्शन मैं बाद में कराऊंगा। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ कैसे हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड इस इम्यून सिस्टम हमारा कैसे काम करता है इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो कोविड-19 में हमको पता है कि ना वैक्सीन है ना मेडिसिन है, लेकिन विदाउट ऑल दिस ऑल्सो द पीपल आर रिकवरिंग, है ना। बहुत सारा रिकवरी रेट हम लोग रोज सुनने को आ रहा है कि इंडिया में अभी रिकवरी रेट जो है वो इन्फेक्टेड रेट से भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है ना। तो ये रिकवरी कैसे हो रहा है उसको हम लोग समझेंगे इन दिस मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना और उसके बाद इसका जो नोट है वो तुम लोग को खुद से बनाना पड़ेगा। आज मैं सिर्फ मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो, जब हमारे बॉडी में फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, जब हमारे बॉडी में फॉर द फर्स्ट टाइम एनी एंटीजन एंटर्स, ठीक है, जब हमारे बॉडी में फॉर द फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन एंटर करता है। अब ये जो एंटीजन है, ये एंटीजन क्या है? ये एंटीजन है कोई भी फॉरेन सेल और पार्टिकल। फॉरेन सेल और पार्टिकल माने दूसरा कहीं से आया हुआ एक सेल या दूसरा कहीं से आने वाला एक पार्टिकल, जो हमारे बॉडी का खुद का सेल या खुद का कोई प्रोड्यूस्ड पार्टिकल नहीं है। ठीक है, ये प्रोड्यूस्ड पार्टिकल कहीं और से आया है, किसी और को बिलोंग करता है, या कोई सेल ऐसा आया है जो सेल हमारे बॉडी का सेल नहीं है, वो कोई और सेल है। ठीक है, तो जनरली ये एंटीजन कौन होता है? ये एंटीजन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। ठीक है, ये एंटीजन होगा वायरस। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करेगा और मान लेते हैं वो एंटीजन एंटर करके वो एंटीजन हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ चुका है। ठीक है, लेट्स कंसीडर कि वो जो एंटीजन है वो एंटीजन हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच चुका है। क्योंकि जब भी कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो पहला जगह जहां वो जाना चाहेगा दैट इज द ब्लड। अगर एंटीजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आया है, उस बैक्टीरिया को हमारे बॉडी के अंदर कोई सुइटेबल प्लेस ढूंढना है। सपोज वो बैक्टीरिया माउथ से आया है लेकिन उसको सुइटेबल प्लेस ढूंढना है उस बैक्टीरिया को, और उस बैक्टीरिया का सुइटेबल प्लेस बोले हमारा लेग है, तो वो हमारे माउथ से हमारे लेग तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता क्या होगा? ब्लड स्ट्रीम होगा। ब्लड के फ्लो के अकॉर्डिंगली ब्लड फ्लोस थ्रू आउट आवर बॉडी। ब्लड में चले जाए, ब्लड क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करके नेसेसरी जगह पे लेके चला जाएगा। तो एंटीजन जब भी हमारे बॉडी में घुसता है, इट इज मोस्ट लाइकली दैट द एंटीजन वुड लाइक टू गो इन आवर ब्लड स्ट्रीम, ओके, एंड मोस्टली द एंटीजन गोज इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम व्हेनेवर इट कम्स इन आवर बॉडी। तो जब हमारा बॉडी का एंटीजन हमारे ब्लड स्ट्रीम में घुसेगा, ये तो कोई एक ब्लड वेसल है ना, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये तो एक ब्लड वेसल है जिसमें ये एंटीजन घूम रहा है ना। तो सबसे पहले जिसको पता लगेगा वो है कौन? वो है ब्लड वेसल। ये एक ब्लड वेसल हुआ, मान लेते हैं ये एक और ब्लड वेसल है। तो इस तरीके से जब दो पैरेलली ब्लड वेसल्स रन करता है बॉडी में, तो उन दोनों पैरेलल ब्लड वेसल्स के बीच में कुछ पैकिंग का देना बहुत जरूरी है। विदाउट दिस पैकिंग हम लोग इन ब्लड वेसल्स को एक साथ नहीं रख सकते। तो जब हमारे बॉडी में कोई एक जगह पे इस तरीके का दो ब्लड वेसल्स आसपास से जा रहा है या पैरेलली जा रहा है, तो अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे बीच का जो जगह है यहाँ पे हम लोग को पैकिंग दिखाई देगा। और जनरली वो जो पैकिंग है वो पैकिंग कौन करता है? वो पैकिंग करता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, इस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम लोग को एक सेल मिलेगा जिसके बारे में हम लोगों ने टिश्यू चैप्टर में डिस्कस किया है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या सेल्स रहता है? मास्ट सेल, मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल, ये सब प्रेजेंट होता है, हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो ये जो मास्ट सेल है, ये मास्ट सेल ऑफ दिस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसको पता चलता है सबसे पहले जब हमारे बॉडी में कोई एंटीजन आता है। ठीक है, और जब इस मास्ट सेल को पता चलता है तब ये मास्ट सेल क्या करता है? दिस मास्ट सेल रिलीजेस व्हाट? It releases histamine। ये मास्ट सेल को जब पता चलता है बॉडी में कोई एंटीजन आया, ये एक प्रोटीन रिलीज करेगा जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम हिस्टामाइन होगा। ठीक है, ये हिस्टामाइन का रिलीज होने के वजह से क्या होगा? हिस्टामाइन दो चीज करता है, ध्यान से सुनो। हिस्टामाइन जब भी रिलीज होगा, जहां पे भी रिलीज होगा, ये हिस्टामाइन दो चीज करेगा। एक चीज ये हिस्टामाइन करेगा क्या? इन्फ्लेमेशन। दैट मीन्स ये कोई
जलन का जैसा क्रिएशन ये करेगा। लेकिन जब ये इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग को बॉडी के आउटर लेवल पे भी फील होता है। जैसे कि कभी आजकल ये जो मौसम है, ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है या सीजन, इसमें एक कैटरपिलर होता है जिसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, उसका बाल या कुछ भी उसका कंटेक्ट में आने से हम लोग को बहुत खुजली होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली वो है उस कैटरपिलर का बॉडी का केमिकल। वो बॉडी केमिकल जब भी हमारे स्किन के कंटेक्ट में आएगा, हमारे स्किन के नीचे का जो मसल है वो एकदम पागल हो जाएगा। और पागल हो जाएगा माने उसको ये कैटरपिलर का केमिकल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम लोग बंगाली में इस कैटरपिलर को बिछा बोलते हैं, तो हम लोग असमीज में क्या बोलते हैं, बिछा बोलते होंगे शायद, आई डोंट नो, जो भी हो। तो वो केमिकल जो है, वो केमिकल अगर उसके बाल के साथ उड़ के आके हमारे बॉडी में लगा, या फिर वो एनिमल कहीं से चल के गया, वहां पे हमारा हाथ लग गया, तो वो केमिकल जैसे ही हमारे स्किन के कंटेक्ट में आएगा, ठीक है, स्किन के कंटेक्ट में आने के साथ साथ स्किन के नीचे का जो मसल है वो इरिटेशन से पागल हो जाएगा। तब वो मसल क्या करेगा, बहुत ज्यादा हिस्टामाइन छोड़ेगा। तो जब हिस्टामाइन अनकंट्रोलेबल वे में छोड़ा जाता है तो वो क्या करता है, हमारे बॉडी में लम्प्स का फॉर्मेशन करता है कि नहीं, ठीक है, खुजली करते हैं कि नहीं, वो भी इन्फ्लेमेशन है, लेकिन वो इन्फ्लेमेशन अलग है, दैट इज इरिटेटिंग इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और इसी तरीके का कुछ इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, लेकिन उस इन्फ्लेमेशन का इंटेंसिटी लो होने के वजह से हमको बाहर की तरफ पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये जो हिस्टामाइन है, ये हिस्टामाइन क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा पहला, और दूसरा काम ये हिस्टामाइन क्या करेगा, ये हिस्टामाइन करेगा वैसोडाइलेशन। ये जो दोनों एक्टिविटी है, दोनों एक्टिविटी का आपस में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, ये जो मसल ने हिस्टामाइन रिलीज किया वो क्या करेगा, ये जो ब्लड वेसल है, सपोज ये ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल को इस तरीके से फुला देगा, ऐसे करके फुला देगा। तो ये जो ब्लड वेसल को फुलाया गया है, इस एक्टिविटी को हम लोग क्या बुलाएंगे, वैसोडाइलेशन बुलाएंगे, ठीक है। तो वैसोडाइलेशन का काम क्या है, वैसोडाइलेशन जिस जगह पे भी हिस्टामाइन रिलीज होगा वो उसके आसपास के ब्लड वेसल्स का डायमीटर को बढ़ा देगा, ब्लड वेसल्स को स्ट्रेच करवा देगा, ठीक है। और ये जो ब्लड वेसल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये बेसिकली कौन है, ये है ब्लड कैपिलरी। एंड वी नो दैट ब्लड कैपिलरीज आर लाइंड बाय व्हाट, ब्लड कैपिलरीज आर लाइंड बाय स्क्वामोस सेल्स। तो स्क्वामोस सेल्स के बीच में क्या होता है, कुछ गैप होता है। तो जब इस तरीके का डायलेशन होगा तो क्या होगा, वो स्क्वामोस सेल का बीच का जो गैप है, उस गैप में स्ट्रेचिंग गिरने की वजह से ये सब गैप क्या हो जाएगा, इस तरीके का डिस्टिंक्ट हो जाएगा। तो ये जो वैसोडाइलेटरी इफेक्ट है, इसके वजह से क्या हो रहा है, ठीक है, इसके वजह से हो रहा है क्या, इसके वजह से हो रहा है स्ट्रेचिंग ऑफ, क्या, स्ट्रेचिंग ऑफ एंडोथेलियम। और जब ये एंडोथेलियम का स्ट्रेचिंग होगा, ठीक है, द पोर्स आर ब्रोडेन, जो पोर है वो बड़ा बड़ा हो जाएगा, इस तरीके का ब्रॉडर हो जाएगा। जब इन्फ्लेमेशन होगा सेम जगह पे जहां पे वैसोडाइलेशन हुआ वहीं पे इन्फ्लेमेशन होगा। जब इन्फ्लेमेशन होगा, ये इन्फ्लेमेशन बेसिकली क्या काम करता है, इट सिग्नल्स दी WBCs ऑफ आवर बॉडी। ये इन्फ्लेमेशन बेसिकली हमारे बॉडी के WBC को सिग्नल है कि हमारे बॉडी में कोई घुसपैठिया आ गया है, एंटीजन फॉरेन सेल घुसपैठिया, उस घुसपैठिया के साथ फाइटिंग करना है। तो फाइटिंग करने का एबिलिटी हमारे बॉडी में सिर्फ WBC के पास है। तो ये इन्फ्लेमेशन वो सिग्नल के जैसा काम करेगा जो हमारे बॉडी के फाइटिंग सेल्स को बुला रहा है इस जगह पे आने के लिए जहां पे एक घुसपैठिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो WBC यहाँ पे आएगा, इन्फ्लेमेशन के सिग्नल को रीड करते हुए WBC यहाँ पे आएगा, और वैसोडाइलेशन की वजह से WBC अभी क्या होगा, आराम से इसके अंदर घुस पाएगा कि नहीं पाएगा। डायापेडेसिस, WBC has the ability of squeezing itself and entering inside a small or narrow space. That ability of WBC is called as diapedesis. तो बेसिकली वैसोडाइलेशन, इन्फ्लेमेशन की वजह से WBC आ रहा है, वैसोडाइलेशन के वजह से WBC को उस एरिया के अंदर घुसने का मौका मिल रहा है जिस एरिया में कौन प्रेजेंट है, एंटीजन। WBC ऐसे भी घुसता, लेकिन अब ये वैसोडाइलेशन के वजह से WBC विथ ईज या फिर फास्टर स्पीड में घुसेगा और घुस के एंटीजन के साथ जो भी मारामारी करना है उस प्रोसेस को चालू कर सकता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे मैं सेल का नाम लिख के रख देता हूँ, सिग्नल्स द WBC ऑफ आवर बॉडी। बेसिकली क्या क्या सेल को ये सिग्नल करता है, ये बेसिकली सिग्नल करता है हमारे ब्लड के मोनोसाइट्स को, ठीक है। मोनोसाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, मैक्रोफेज, या फिर इसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, क्या नाम, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के नाम से भी हम लोग इसको बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं वो भी मैं समझाऊंगा। दूसरा ये बुलाएगा किसको, दूसरा ये बुलाएगा हेल्पर टी सेल को, ठीक है।
इसके साथ साथ ये बुलाएगा और किसको, किलर टी सेल को, एंड ये ऑल्सो बुलाएगा एक और सेल को जिसका नाम है न्यूट्रोफिल्स, एंड एक और चीज को बुलाएगा दैट इज कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का एक अलग ही मैकेनिज्म है, एम्स लेवल का सामान है कम्प्लीमेंट्री सिस्टम, इम्यूनिटी में कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स का क्या रोल है, वो पूरा एम्स जिपमन लेवल का चीज़ है, वो मैं बाद में कराऊंगा, अभी तो फिलहाल टाइम नहीं है वो सब कराने का, बाद में कभी टाइम होगा तो वो कराऊंगा। अभी के लिए तुम लोग इतना याद रखो कि ये जो सिग्नल है WBC को, WBC में देयर आर बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स है ना, तो किस किस को बुलाया गया है, मोनोसाइट को बुलाया गया है, ठीक है, एंड एंटी मोनोसाइट्स को हम लोग मैक्रोफेज भी बुला रहे हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को भी बुला रहे हैं, हेल्पर टी सेल को बुलाया है, किलर को बुलाया है, न्यूट्रोफिल्स को बुलाया, ये सब WBC है। इन्हीं WBCs को ये इन्फ्लेमेटरी सिग्नल ने बुलाया है, और वेसोडाइलेशन की वजह से क्या हुआ, एंडोथेलियम मेड अप ऑफ स्क्वामोस एपिथेलियम, उसमें आया है डायलेशन, स्ट्रेच इन द बॉडी वॉल, उस स्ट्रेच के वजह से पोर्स बड़ा बड़ा हो गया, और इन पोर के थ्रू WBC क्या होगा, स्क्वीज करके अंदर घुस जाएगा। दैट मीन्स ठीक है, WBC के पास जो डायपेटिसिस करने की एबिलिटी वो अब ईज होगा, आराम से WBC ब्लड वेसल के अंदर घुसेगा, और उसी ब्लड वेसल के अंदर एंटीजन प्रेजेंट है, उस एंटीजन के साथ जो फाइटिंग होगा, जो इंटरेक्शन होगा वो शुरू करेगा। तो आई होप तुम लोग वहां पे हो जहां तक मैंने इस डायग्राम में डिस्कशन किया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो सेल्स आया है इस जगह पे जहां पे ये एंटीजन प्रेजेंट है, वहां पे ये सेल्स ने आके क्या किया, ये हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होगा, इसका तुम लोग नोट बना लो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हम लोग नेक्स्ट वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। ये जो इन्फ्लेमेशन के वजह से जिन सेल्स को बुलाया गया, उन सेल्स में से जो एंटीजन के साथ पहला इंटरेक्शन जो शुरू करेगा वो है कौन, वो है मैक्रोफेज। जो मोनोसाइट आया है वो मैक्रोफेज जो होता है, मोनोसाइट जो होता है, उसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक प्रोटीन रिसेप्टर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक प्रोटीन रिसेप्टर देखने को मिलता है जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, MHC2। ठीक है, MHC का फुल फॉर्म है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। एंड अगर तुम लोग मुझे पूछो कि सर इस प्रोटीन रिसेप्टर को इस सेल के बाहर किसने बनाया है, इस सेल के 6th क्रोमोसोम ने बनाया है। एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो इसका जो 6th क्रोमोसोम है, उस 6th क्रोमोसोम ने इस प्रोटीन रिसेप्टर को इस तरीके से बाहर बनाया है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये यहाँ पे ये समझ लो। लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि मैक्रोफेज को हम लोग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्यों बोलते हैं, वो लास्ट में मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैक्रोफेज मैंने अभी जस्ट बोला, एंटीजन के साथ पहला जो इंटरेक्शन है वो मैक्रोफेज करेगा। तो कैसे करेगा, देखो ये हुआ मैक्रोफेज, ये रहा रिसेप्टर इस तरफ बनाया है। मैक्रोफेज एंटीजन के पास जाएगा, मैक्रोफेज अपना स्यूडोपोडियल अरेंजमेंट के वजह से वो अपना शेप चेंज करेगा, वो एंटीजन को एनगल्फ करेगा, ऐसे करके एंटीजन को अपने अंदर घुसा लेगा। घुसा के क्या करेगा, मैक्रोफेज रिलीजेस पारफोरिन्स इन केस ऑफ बैक्टीरिया। अगर ये एंटीजन बैक्टीरिया है तो इन केस ऑफ बैक्टीरिया ये रिलीज करेगा कुछ पारफोरिन, या ऐसा कोई भी सेल जिसमें सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो मैक्रोफेज रिलीज करेगा पारफोरिन व्हिच क्रिएट्स पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। अगर हम लोग इस एंटीजन को बैक्टीरिया कंसीडर करें तो इसको एनगल्फ करके मैक्रोफेज अपने अंदर, जो मैक्रोफेज का क्या बोलते हैं इसको, सेल ऑर्गेनेल्स है, उनको बोलेगा कि तुम लोग प्रोटीन सिंथेसिस करो, प्रोटीन बनाओ, और एक ऐसा प्रोटीन बनाओ जिसका नाम होगा पारफोरिन, जो इस बैक्टीरिया का सेल वॉल में छेद क्रिएट कर देगा, पोर्स क्रिएट करेगा। ठीक है, अच्छा ये बीच का जो मैंने लिखा उसको अभी के लिए भूल जाओ। पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, पारफोरिन्स क्रिएट्स पोर्स इन बैक्टीरियल सेल वॉल व्हिच रिजल्ट्स इन द रशिंग ऑफ मैक्रोफेजेस साइटोप्लाज्म इनटू द बैक्टीरिया एंड रिजल्ट्स इन द रप्चरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल फ्रॉम विद इन। माने ये एनगल्फ करके पारफोरिन रिलीज करेगा जो इस बैक्टीरिया का, इस एंटीजन को बैक्टीरिया कंसीडर करने से इसके सेल वॉल में वो पारफोरिन पोर क्रिएट करेगा, और उन पोर्स के थ्रू क्या होगा, इस मैक्रोफेज के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो घुसेगा, रश करेगा इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एंटीजन, एंड एंटीजन को अंदर से फुला के बार्स्ट कर देगा। ठीक है, इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या बुलाते हैं, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस। जैसे वो बैक्टीरिया बार्स्ट करेगा, ठीक है, तो बैक्टीरिया का ऐसा क्या हो जाएगा, डिफरेंट एलिमेंट्स का टुकड़ा मैक्रोफेज के बीच में ऐसे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, उन टुकड़ा में से एक टुकड़ा ये मैक्रोफेज क्या करेगा, बाहर इस ये जो MHC2 है उसके थ्रू बाहर शो करेगा, किसी दूसरे को शो करेगा, बताएगा देखो ये है वो एंटीजन जो हमारे बॉडी में आया है,
ठीक है, जो पहली बार हमारे बॉडी में आया है, ये है वो एंटीजन, ये है इसका एक टुकड़ा। ऐसा करके ये मैक्रोफेज अपना MHC2 के थ्रू ये इसका एक टुकड़ा को बाहर शो करेगा। बिकॉज ये एंटीजन का एक टुकड़ा को बाहर शो करता है, इसलिए हम लोग मैक्रोफेज को क्या बुलाते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। क्योंकि एंटीजन का फेगोसाइटोसिस करके एंटीजन के टुकड़े को MHC2 के थ्रू ये मैक्रोफेज बाहर शो करता है, और वो शो करता है किसी और सेल को करता है, उसका क्या रिलेशन है मैं अभी जोड़ रहा हूँ, लेकिन वो जो शो करता है इसके वजह से मैक्रोफेज को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बुलाते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में ये समझा दिया है। अब अगर ये एंटीजन बैक्टीरिया नहीं होगे, कोई वायरस हो, तो वायरस तो हमको पता है वायरस क्या होता है, एक प्रोटीन कोट होता है, ये डिस्कस मैंने किया है, और अंदर में एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो अगर ये एंटीजन एक वायरस होता तब क्या होता, वायरस को भी ये मैक्रोफेज इसी तरीके से एनगल्फ करता, जैसे कोविड-19 का जो वायरस है उसको भी ऐसे करके एनगल्फ करेगा, और एनगल्फ करने के बाद मैक्रोफेज समझेगा कि ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया नहीं है, ये एक वायरस है, ये कोई ऐसा सेल नहीं है जिसमें सेल मेम्ब्रेन है, इसमें बस एक प्रोटीन कोट है और उस प्रोटीन कोट के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है। मुझे प्रोटीन कोट को भी खत्म करना है, जेनेटिक मटेरियल को भी खत्म करना है। अगर मैक्रोफेज वायरस को एनगल्फ करता है तो तब मैक्रोफेज अपना काम करने का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा चेंज लाएगा। क्या लाएगा, मैक्रोफेज रिलीज करेगा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। प्रोटीन कोट उसको डाइजेस्ट कर लेगा एक एंजाइम, एंड इन केस ऑफ वायरस मैंने लिखा है साइड में, एंड एक और एंजाइम जिसका नाम है ग्रेन्जाइम। तो अगर ये वायरस इसके अंदर घुसता तो ये क्या करता, वायरस जो है प्रोटीन कोड, उस प्रोटीन कोड को डाइजेस्ट कर लेता, खा लेता, खत्म, और उसके बाद जो इसका जेनेटिक मटेरियल है उसको ये ग्रेन्जाइम ब्रेक डाउन कर देता है। ग्रेन्जाइम्स क्या करता है, ब्रेक्स डाउन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑफ द एंटीजेनिक ऑर्गेनिज्म। जो एंटीजन आता है उसका जेनेटिक मटेरियल तोड़ देता है। तो बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ऐसे भी टूट जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया में मैक्रोफेज का साइटोप्लाज्म अंदर रश करके उसको अंदर से फोड़ देता है। यह है बैक्टीरिया में, जिसमें या ऐसा कोई भी सेल में जिसमें सेल वॉल है। प्रोटीन में तो सेल वॉल, वायरस में तो सेल वॉल नहीं है, वायरस में बस एक प्रोटीन कोट है और अंदर में एक जेनेटिक मटेरियल है। वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल हमारे होस्ट सेल के अंदर डाल देता है और फिर हमारा होस्ट सेल के साथ वायरस का डीएनए मिल जाता है। तो हम लोग को सिर्फ वायरस का प्रोटीन कोड खत्म करने से नहीं होगा, हम लोग को जेनेटिक मटेरियल भी खत्म करना पड़ेगा। इसलिए अगर मैक्रोफेज समझेगा कि ये वायरस है तो वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज करके प्रोटीन कोड का डाइजेशन करवाएगा, फिर ग्रेन्जाइम रिलीज कराएगा जो इसके जेनेटिक मटेरियल को तोड़ देगा। मतलब चाहे ये वायरस हो या बैक्टीरिया हो, अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द एंटीजन। वायरस होने से भी ऐसे छोटा छोटा पार्टिकल में कन्वर्ट कर देगा, बैक्टीरिया होने से भी फोड़ के ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देगा। और करने के बाद यहां से एक पार्टिकल ये मैक्रोफेज बाहर शो करेगा थ्रू द गेट MHC2, MHC गेट के थ्रू बाहर शो करेगा, किसी और को शो करेगा। किसको करेगा वो अभी समझते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया है सबका जो रिलेशन है यहाँ पे मैंने जो डिस्कस किया है। अब आगे का मैकेनिज्म समझो। ठीक है, देखो मैक्रोफेज ने क्या किया आफ्टर फेगोसाइटोसिस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आफ्टर फेगोसाइटोसिस। मैक्रोफेज ने फेगोसाइटोसिस कैसे क्या हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद ये जो अंदर में एंटीजेनिक पार्टिकल है, इन पार्टिकल से एक पार्टिकल को उसने बाहर शो किया, और किसको शो किया, हेल्पर टी सेल को शो किया। हेल्पर टी सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल है इन आवर प्रोसेस ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है ना। लेकिन ये हेल्पर टी सेल खुद मारामारी नहीं करता है, लेकिन इस मारामारी का जो पूरा प्लानिंग है, इस मारामारी का पूरा जो इफिशियंसी है उसको कंट्रोल करता है कौन, हेल्पर टी सेल। तो हेल्पर टी सेल को जैसे मैक्रोफेज वो एंटीजन का टुकड़ा शो करेगा, प्रेजेंट करेगा, हेल्पर टी सेल का भी बाहर में कुछ मतलब प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स बना हुआ है जो इस पार्टिकल को उठा लेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन पार्टिकल जो हेल्पर टी सेल के बाहर प्रेजेंट है, कुछ लिगांड, वो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, उसको हम लोग बुलाते हैं क्लस्टर डिजिग्नेशन। ठीक है, ये जो लिगांड इस हेल्पर टी सेल के बाहर प्रेजेंट है टू एक्सेप्ट दैट पार्टिकल फ्रॉम हुम, फ्रॉम द MHC2 ऑफ मैक्रोफेज। ये जो गेट है MHC2 उससे उठाएगा एक प्रोटीन लिगांड जिसको हम लोग क्लस्टर डिजिग्नेशन बुलाते हैं। ठीक है, तो हेल्पर टी सेल उठा लेगा, उठा के क्या करेगा, हेल्पर टी सेल उठा के क्या करेगा, एनालाइजेस द पार्टिकल एंड अंडरस्टैंड्स द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द पार्टिकल। ये जो बैक्टीरिया का एक पोर्शन जो प्रेजेंट किया गया है, उस पोर्शन को जैसे हेल्पर टी सेल को देगा, हेल्पर टी सेल उठाएगा, उठा के हेल्पर टी सेल उस पोर्शन का पूरा स्ट्रक्चर समझेगा कि वो जो टुकड़ा आया है बैक्टीरिया का, वो टुकड़ा क्या क्या चीजों से बना हुआ है, क्या कंपोजिशन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, सब समझेगा।
ठीक है, एनालाइज करेगा उसका स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, एनालाइज करके वो सिग्नल भेजेगा किसको, वो सिग्नल भेजेगा बी लिम्फोसाइट्स को। बी लिम्फोसाइट किधर प्रेजेंट होता है, बोन मैरो में, ठीक है। जो लिम्फोसाइट बोन मैरो में मैच्योर होता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, बी लिम्फोसाइट, है ना। और जो जाके थाइमस में मैच्योर होता है उसको क्या बुलाते हैं, टी लिम्फोसाइट। तो बोन मैरो, थाइमस, ये सब क्या है, ये सब है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन, ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन वो ऑर्गेन है जहां पे लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन एंड मैच्योरिटी होता है। तो फॉर्मेशन तो सब लिम्फोसाइट का बोन मैरो में होता है, फिर बी का मैच्योरेशन भी बोन मैरो में होता है और टी का मैच्योरेशन थाइमस में होता है। तो बोथ बोन मैरो एंड थाइमस आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन। क्योंकि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन का डेफिनेशन बस इतना है कि जहां पे डब्ल्यूबीसी मतलब लिम्फोसाइट्स का जहां पे होगा फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन, तो फॉर्मेशन और मैच्योरेशन बोन मैरो थाइमस, ठीक है। तो वो है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन। तो बी लिम्फोसाइट्स व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन, उसको सिग्नल जाएगा कि मैंने इस घुसपेटिया का स्ट्रक्चर समझ लिया है, अब तुम्हारा बारी है इसका स्ट्रक्चर का अकॉर्डिंग, इसके स्ट्रक्चर का स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाने का, ठीक है ना। ये है मेन फंडा, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पर टी सेल ने इसका स्ट्रक्चर को समझा, मैं बताऊंगा ये सब करने का जरूरत क्यों पड़ा वो भी समझाऊंगा। ये जो हेल्पर टी सेल है उसने इसको उस टुकड़ा को उठा के उस टुकड़ा का स्ट्रक्चरल कंपोजिशन को समझा, समझ के बी लिम्फोसाइट को सिग्नल दिया और बोला कि अभी तुमको भी एक प्रोटीन बनाना है, और उस प्रोटीन का नाम क्या होगा, एंटीबॉडी होगा या इम्यूनोग्लोबुलिन होगा। तुमको भी एक प्रोटीन बनाना है बी लिम्फोसाइट, और तुम जो प्रोटीन बनाओगे वो ऐसा प्रोटीन बनाओगे जो जाके बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उस बैक्टीरिया के सेल वॉल में जाके डायरेक्टली बाइंड करेगा, ठीक है। तो ये पकड़ लो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल में कुछ कुछ बाइंडिंग साइट्स होगा सेल वॉल में। वो जो बाइंडिंग साइट है उस बाइंडिंग साइट को हम लोग क्या बुलाते हैं, इपिटोप। तो ये जो टुकड़ा हेल्पर टी सेल को मिला, हेल्पर टी सेल ने बेसिकली इस बैक्टीरिया का ये जो इपिटोप है उस इपिटोप के बारे में समझा कि इपिटोप क्या चीजों से बना हुआ है, और फिर इसने बी लिम्फोसाइट को बोला इसका इपिटोप में ये चीज है, ये चीज है, इसका इपिटोप का डिजाइन ऐसा है वैसा है, इसने इसको बताया। और उस इंफॉर्मेशन को पाके इस बी लिम्फोसाइट ने एक एंटीबॉडी रेडी किया, मोस्टली आईजीजी। एंटीबॉडी 5 तरीके का होता है, यहाँ पे मैंने एक टाइप को मैंने कंसीडर किया है आईजीजी। इस तरीके का 5 टाइप है, आईजीए, आईजीजी, ठीक है ना, आईजीई, आईजीडी, आईजीएम, ऐसे करके 5 टाइप से मैंने यहाँ पे जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है उसके बारे में लिखा है, दैट इज आईजीजी। तो बी लिम्फोसाइट स्टार्ट्स मेकिंग स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज, दैट इज आईजीजी। एक आईजीजी देखने में ऐसा होगा, उल्टा वाई, ठीक है, जिसका ऊपर में एक रीजन होगा जिसको हम लोग एफसी रीजन बुलाते हैं, एंड एक नीचे का रीजन होगा जिसको हम लोग पैराटोप या एफएबी रीजन बुलाते हैं। ये पैराटोप हैज टू बी स्पेसिफिक टू द इपिटोप ऑफ बैक्टीरिया। अगर मैं यहाँ से इस एंटीबॉडी को हटा दूं तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का, उस सेल वॉल में इस तरीके का कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो मुझे एक ऐसा एंटीबॉडी बनाना है जिसका पैराटोप विल बी सिमिलर और विल बी फिटिंग इनटू द इपिटोप ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है ना। इसलिए मुझे इसको ऐसा करके समझना पड़ा, रीडिंग लेना पड़ा, एनालाइज करना पड़ा, फिर इसको सिग्नल देके ऐसा एंटीबॉडी बनाना पड़ा जो एंटीबॉडी आके इस बैक्टीरिया के साथ, ये जो घुसपेटिया है फॉर द फर्स्ट टाइम आया है, उसके इपिटोप के साथ जाके मेरा पैराटोप फिट हो, ठीक है। तो ऐसा करके एक एंटीबॉडी बनाया जाएगा जिसका एफसी रीजन का क्या काम है आई विल टेल यू, लेकिन जो एफएबी रीजन है उस एफएबी रीजन को ऐसा बनाना पड़ेगा कि एफएबी रीजन या पैराटोप विल बी specifically binding to the epitope of the new incoming bacteria, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने वैसा टाइप का एंटीबॉडी बना लिया जिसका पैराटोप इसके एपिटोप में फिट होगा, बैक्टीरिया जो आया है उसके एपिटोप में फिट होगा। उसके बाद मेरा जो एंटीबॉडी है वो 2 हिस्सा में डिवाइड हो जाएगा। एक बोलेगा कि नहीं मैं जाके अभी फाइटिंग करूंगा, कैसे करेगा मैं बताऊंगा, मैं जाके फाइटिंग करूंगा, कुछ एंटीबॉडीज बोलेगा, एंड कुछ एंटीबॉडीज बोलेगा कि नहीं मैं फाइटिंग नहीं करूंगा, मैं एक मेमोरी सेल बन के बॉडी में रहूंगा कि फिर कभी अगर ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आएगा तो हम लोग को फिर से ये सब प्रोसेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं तो स्टॉक में हूं ही। और वो जो स्टॉक है मेमोरी बी सेल जो जाके अपने आप को कहीं पे स्टोर करेगा, स्टॉक करेगा, कहाँ करेगा, हमारे बॉडी के सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में करेगा। हमारा बॉडी का सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन है, स्प्लीन, ठीक है कि नहीं, टॉन्सिल्स, ये सब हमारी बॉडी का क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। समझ में आया ना कि जो एंटीबॉडी बनेगा उसका 2 हिस्सा होगा, एक बोलेगा कि नहीं मैं जाके अभी फाइटिंग करूंगा, और एक बोलेगा कि नहीं मैं फाइटिंग अगर करने में चला गया तो मैं फाइटिंग में यूज हो जाऊंगा।
ठीक है, उससे बेहतर है कि मैं स्टोर हो जाता हूँ कहीं पे, अपने आप को ले जाके मैं स्टॉक कर लेता हूँ। उसके वजह से क्या होगा कि आज तुम तो जाके फाइटिंग करके उसको बॉडी से निकाल दोगे, लेकिन अगर 10 दिन बाद ये बैक्टीरिया फिर से हमारे बॉडी में आया तो हम लोग को फिर से ये सब करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि मैं स्टोर्ड रहता हूँ कि फिर अगर ये बैक्टीरिया आया मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ और जाके फाइटिंग कर सकता हूँ। ये पूरा प्रोसेस का होने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मेमोरी बी सेल जाके स्टोर हो जाएगा और फाइटिंग एंटीबॉडी क्या करेगा, कम्स टू द इन्फेक्टेड साइट। ऐसे भी हिस्टामाइन इन्फ्लेमेशन कर करके क्या कर रहा है, बुला रहा है, तो उस इन्फ्लेमेशन को रीड करते हुए ये फाइटिंग एंटीबॉडी भी अब वहां पहुंचेगा जहां पे मैक्रोफेज, हेल्पर ये सब ऑलरेडी पहुंच चुका है। ठीक है, एंड स्टार्ट्स बाइंडिंग विद द एंटीजन, वहां पहुंचेगा और पहुंच के देखो ये बैक्टीरिया एंटीजन इस बैक्टीरिया के इपिटोप्स को ढूंढेगा और ढूंढ के ये जो एंटीबॉडी बना है उस एंटीबॉडी का पैराटोप इस तरीके से फिट होना चालू होगा, बैक्टीरिया को इस तरफ से घेरना चालू करेगा। जैसे ही बैक्टीरिया को इस तरीके से घेरना चालू करेगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बुलाते हैं, ऑप्सोनाइजेशन बुलाते हैं। ठीक है ना, इस प्रोसेस को जब बैक्टीरिया इस तरफ से इस तरीके से जब घेर जाएगा विद एंटीबॉडी, इसको हम लोग ऑप्सोनाइजेशन बुलाते हैं। ठीक है, तो ये जो रीजन है, ये रीजन अभी क्या है, एफसी, और ये जो पोर्शन है ये क्या है, एफएबी या पैराटोप जो इपिटोप में फिट हो चुका है। समझ में आया ना? तो ये एफसी रीजन का मैंने बोला था, मैं बाद में बोलूंगा ये एफसी रीजन क्या करता है। देखो पहला जब इन्फ्लेमेशन हुआ था तो कौन कौन पहुंचा था, मैक्रोफेज, हेल्पर। हेल्पर तो मारामारी नहीं करता, उसका काम क्या है हम लोगों ने समझा। मैक्रोफेज मारामारी कर सकता है, पहुंच के फेगोसाइटोसिस कर सकता है, ये भी हम लोगों ने देखा। लेकिन और भी तो 2 सेल आया था, कौन आया था, किलर आया था और कौन आया था, न्यूट्रोफिल आया था। वो किलर और न्यूट्रोफिल जो है वो है एंटीबॉडी डिपेंडेंट, वो लोग वेट कर रहा था इस एंटीबॉडी को आने का, क्योंकि ये जो एफसी रीजन है, इस एफसी रीजन में बाइंड करता है कौन, नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स, केटी सेल, किलर टी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब जो है न्यूट्रोफिल्स, एनके सेल्स, किलर टी सेल्स, ये सब यहाँ बाइंड करता है। ठीक है, और एक बार जब ये लोग यहाँ पे बाइंड कर जाता है, उसके बाद ये लोग जो है, ये लोग क्या करता है, 2 चीज का रिलीज करता है। एक रिलीजेस पारफोरिन्स, पारफोरिन्स क्या करेगा, सेम इसका सेल वॉल में होल करेगा, प्लस ग्रेंजाइम्स, ग्रेंजाइम्स क्या करेगा, ये जो बैक्टीरिया है उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको तोड़ देगा। तो सामान फिर से सेम ही है, ये लोग भी ये दोनों रिलीज कर सकते हैं, बट अलग सर्कमस्टेंसेस में रिलीज कर रहा है। पहले जब इन्फ्लेमेशन हुआ तब तो हम लोग को पता ही नहीं था वो एंटीजन क्या है, तो तब जब इन्फ्लेमेशन हुआ तो एंटीबॉडी वहां पे नहीं पहुंचा। कौन पहुंचा, मैक्रोफेज, हेल्पर, एनके, किलर, न्यूट्रोफिल। एनके, किलर, न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया के आसपास ऐसे ही घूम रहा था, चिल मार रहा था। ठीक है, वो ढूंढ रहा था किसको मारना है, किसको मारना है, लेकिन जब तक एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहेगा तब तक वो लोग मार नहीं सकता है, उनको एफसी रीजन में बाइंड होना है। एफसी रीजन वहां पे था ही नहीं, तो तब मैक्रोफेज ने क्या बोला, अरे तुम लोगों का काम अगर करवाना है, तुम लोगों से अगर काम करवाना है, मुझे एंटीबॉडी को लाना पड़ेगा, एंटीबॉडी को लाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाता हूँ। मैक्रोफेज ने ऐसा बोल के उसने बैक्टीरिया को एनगल्फ करना चालू किया। ये लोग ये काम नहीं कर सकता है जो मैक्रोफेज कर सकता है, एनगल्फ करके फेगोसाइटोसिस करने का एबिलिटी इनमें नहीं है। तो मैक्रोफेज ने एनगल्फ किया करके अपने अंदर फेगोसाइटोसिस किया, एक पार्टिकल को शो किया, इसने सिग्नल देके एंटीबॉडी बनाया। अब जब एंटीबॉडी आएगा तो ये लोग जो ऐसे ही घूम रहा था बैक्टीरिया के आसपास, ये लोग को अभी क्या मिल गया, ग्रीन सिग्नल मिल गया, एफसी रीजन मिल गया, तुरंत बाइंड करेगा करके पारफोरिन रिलीज करेगा, वो बैक्टीरिया के सेल वॉल में छेद करेगा, उसके थ्रू ग्रेंजाइम डाल देगा, ग्रेंजाइम जाके बैक्टीरिया का अंदर का जो भी जेनेटिक मटेरियल उसको मार देगा, बैक्टीरिया विल डाई। ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी में हम लोग ये जो मेमोरी बी सेल है इसको अगर समझे तो हम लोग चिकन पॉक्स को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। देखो चिकन पॉक्स में क्या होता है, जब चिकन पॉक्स हम लोग को होता है, हम लोग 10 दिन 14 दिन में हम लोग ठीक हो जाते हैं, रिकवर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि एक बार अगर चिकन पॉक्स हो गया तो फिर से और बॉडी में चिकन पॉक्स नहीं होगा। ये हम लोग क्यों बोलते हैं, इसको भी समझते हैं। देखो मान लेते हैं जो एंटीजन आया था, अभी जो डिस्कशन हम लोगों ने किया उसमें जो एंटीजन आया था वो बोले चिकन पॉक्स का वायरस है। ठीक है, या फिर हम लोग चिकन पॉक्स का वायरस ही समझ लेते हैं, चिकन पॉक्स का वायरस है जो एंटीजन आया था। इसके आने के वजह से मास्ट सेल ने क्या रिलीज किया, हिस्टामाइन, हिस्टामाइन ने वैसोडाइलेशन, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन को रीड करते हुए कौन कौन आया, मैक्रोफेज, एनके, केटी, न्यूट्रोफिल, हेल्पर आया। ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं कि चिकन पॉक्स का वायरस हमारे बॉडी में फॉर द फर्स्ट टाइम आया कितना तारीख को, जनवरी का 1 को, मान लेते कोई भी साल का जनवरी के 1 को हमारे बॉडी में चिकन पॉक्स का वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम आया। आने के बाद
मास्ट सेल को पता चला, हिस्टामाइन रिलीज हुआ, हिस्टामाइन ने इन्फ्लेमेशन, वेसोडाइलेशन, वहां पे पहुंचा मैक्रोफेज, हेल्पर, एनके, केटी, न्यूट्रोफिल। पहुंच के ये लोग तो बेकामा ऐसे ही घूम रहा है, मैक्रोफेज ने इस चिकन पॉक्स के वायरस को एनगाल्फ किया करके उसको तोड़ दिया। तोड़ के चिकन पॉक्स के वायरस का एक पार्टिकल को शो किया हेल्पर को। हेल्पर ने समझा उस पार्टिकल को, सिग्नल दिया बी लिम्फोसाइट को। बी लिम्फोसाइट ने उस पार्टिकल का स्पेसिफिक, उस पार्टिकल में जो इपिटोप प्रेजेंट था, उस इपिटोप का स्पेसिफिक पैराटोप वाला एंटीबॉडी बनाया। ठीक है, फिर एंटीबॉडी को एक जगह स्टोर कर दिया और दूसरा फाइटिंग एंटीबॉडी को भेजा। ये जो भेजा, ये भेजते भेजते कितना हो गया, ये भेजते भेजते जनवरी 10 हो गया, 10 दिन बीत गया ये प्रोसेस करने में। एनगल्फ करके टुकड़ा टुकड़ा करके शो करो, समझो, बताओ, बनाओ, फिर भेजो, ये करते करते 10 दिन लग गया। तो ये 10 दिन में ये चिकन पॉक्स का वायरस ने क्या किया, ठीक से हमारे बॉडी में इन्फेक्शन किया। क्यों? क्योंकि मैक्रोफेज जो है वो मैक्रोफेज चिकन पॉक्स को खत्म तो कर सकता है, लेकिन मैक्रोफेज का वर्किंग एक्शन बहुत स्लो है। समझ में आया ना? मैक्रोफेज को इनका हेल्प चाहिए ही होगा। इनका हेल्प के अलावा मैक्रोफेज अकेले बिलियंस में जो वायरस आया है उनको मैक्रोफेज अकेले नहीं मार सकता है। तो इसलिए मैक्रोफेज क्या करता है, ये मैकेनिज्म करके एंटीबॉडीज बनाता है और इनको भी अपने साथ मारने का जो प्रोसेस है उसमें जोड़ लेता है। तो 10 तारीख को एंटीबॉडी बना इस वायरस का स्पेसिफिक, क्योंकि ये पहली बार हमारे बॉडी में आया है। तो 10 तारीख तक एंटीबॉडी बन गया, एक जाके 10 तारीख को स्टोर हो गया और दूसरा 10 तारीख को आया, आके इस तरीके से चिकन पॉक्स के वायरस को घेरने लगा। यहाँ पे एनकेकेटी बाइंड होने लगा और विद इन 4 डेज बॉडी से सारा वायरस को मार दिया। तो 14 दिन के बाद हम लोग चिकन पॉक्स से मुक्त हो जाते हैं, चिकन पॉक्स हमारे बॉडी से चला जाता है, वो हम लोग चिकन पॉक्स से रिकवर कर जाते हैं। कैसे रिकवर किया समझ में आया अभी? अब अगर चिकन पॉक्स का वायरस फिर से जनवरी 1 नहीं, फिर से बोले मई 1 को बोले चिकन पॉक्स का वायरस आया, फिर से आया, तो फिर से जब मई 1 को आफ्टर 4 मंथ 5 मंथ जब चिकन पॉक्स का वायरस फिर से आएगा, तब क्या होगा? सेम मस्ट सेल को पता चलेगा, मस्ट सेल इन्फ्लेमेशन करेगा, वेसोडाइलेशन, हिस्टामाइन रिलीज होगा, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, वेसोडाइलेशन। इन्फ्लेमेशन को रीड करते हुए अब कौन आएगा? मई 1 को अब कौन आएगा? अब आएगा कौन? मैक्रोफेज, हेल्पर आएगा, मैक्रोफेज आएगा, हेल्पर आएगा, एनके आएगा, केटी आएगा, न्यूट्रोफिल आएगा। लेकिन और कौन आएगा? जो जनवरी 10 में यहाँ पे मेमोरी बी सेल जाके स्टोर हो गया है, वो भी मई 1 को क्या बोलेगा? अरे ये तो वही है जो 4 महीने पहले आया था, जिसके वजह से मेरा स्टोरेज हुआ, मैं भी चलता हूँ तुम लोगों के साथ। तो ये भी क्या होगा? उनके साथ निकल आएगा और उनके साथ निकल के आने के लिए आके ही वो क्या करेगा? ऐसे बाइंड करना शुरू करेगा। इधर मैक्रोफेज भी एनगल्फ करके मार रहा है, इधर बाइंड करने की वजह से उस मई का 1 तारीख को ही ये लोग भी मारना शुरू कर दिया। अब ये लोग जब मारना शुरू किया, मई का 1 तारीख में ही उस वायरस का पूरा नामो निशान बॉडी से मिटा दिया गया। तो वायरस फिर से हमारे बॉडी में क्या हुआ? डिजीज कॉज ही नहीं कर पाया। लेकिन पहली बार जब आया था तब हम लोग को एंटीबॉडी बनाने में 10 दिन लग गया था, उस 10 दिन में इसने इन्फेक्शन कर दिया। समझ में आया कि नहीं? तो पहली बार जब हमारे बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म आता है, जनवरी 1 को जब हमारे बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म आता है और आने के बाद हमारे बॉडी को जब ये सब करना पड़ता है, तब वो 10 दिन में वो हम लोग को इन्फेक्ट कर देता है। लेकिन 10 दिन बाद हम लोग ऑटो रिकवर होने लगते हैं, क्योंकि हम लोग इनको भी जोड़ लेते हैं उस एंटीजन को मारने के प्रोसेस में। ठीक है, तो हम लोग 14 तक रिकवर कर जाते हैं। इन जनरली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? ये जो पहली बार हम लोग रिकवरी करते हैं, इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, पहला इम्यून रिस्पॉन्स। और फिर जो मैंने बोला, एक तो मैंने स्टोर करके रखा है, लेकिन अगर मई 1 को 4 महीने बाद फिर से अगर ये ऑर्गेनिज्म बॉडी में आया, तो इस बार इन्फ्लेमेशन के वजह से सिर्फ ये और ये 5 लोग नहीं, 5 लोग के साथ एक और आएगा। कौन आएगा? जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में स्टोर्ड है वो भी निकल के आएगा और हम लोग एक ही दिन के अंदर, मैक्रोफेज और ये लोग मिलके एक ही दिन के अंदर खत्म कर देंगे। लेकिन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी आने तक इनको वेट करना पड़ता है, इसलिए ये लोग काम पे नहीं लग पाते। इसके वजह से वायरस हम लोगों में थोड़ा सा इन्फेक्शन कर देगा। तो सेम चीज है, ठीक है ना? ये जो मई 1 में जो फिर से होगा उसको हम लोग सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं सेकेंडरी, मतलब फिर से एक बार इन्फेक्शन चिकन पॉक्स का होने से वापस से नहीं होगा, ऐसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? ये रीजन समझ में आया? क्योंकि सेकेंड टाइप चिकन पॉक्स का वायरस आएगा तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन से ये पहले जो बना हुआ एंटीबॉडी है वो भी निकल के आएगा। ये और मैक्रोफेज एक साथ काम करेगा, हेल्पर ऐसे ही बैठा रहेगा, जिसके वजह से हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन पहला वाला में इनको वेट करना पड़ा। आई होप ये वाला पोर्शन तुम लोग को समझ में आया है। सेम कोरोना वायरस के साथ भी हो रहा है। कोरोना वायरस पहली बार बॉडी में आ रहा है, तो उसके बॉडी में आने की वजह से मास्ट सेल क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है एयर ट्यूब में, क्या हमारे ट्रेकिया के आसपास क्या रिलीज कर रहा है? इट इज रिलीजिंग हिस्टामाइन। वो हिस्टामाइन हमारे ट्रेकिया में क्या कर रहा है? इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा
ब्रीदिंग इश्यूज होता है, बोला जाता है वो ब्रीदिंग इश्यूज होगा, थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम फील होगा, ठीक है। लेकिन वो वायरस को मैक्रोफेज ऐसे एनगल्फ करके तोड़ के शो बी लिम्फोसाइट को सिग्नल एंटीबॉडी बन जाएगा, कोरोना वायरस का रेस्पेक्टिव एंटीबॉडी बन जाएगा। वो एंटीबॉडी एक फाइटिंग एक स्टोरेज, फाइटिंग वाला आएगा आके सब कोरोना वायरस को सराउंड करेगा, ऑप्सोनाइजेशन करेगा, इनके केटी न्यूट्रोफिल भी मैक्रोफेज के साथ मारने के प्रोसेस में जुड़ जाएगा। 14 दिन में कोरोना वायरस को मार दिया जाएगा, ठीक है। अब कोरोना वायरस फिर से बोले बॉडी में आया, तब स्टोर्ड है, निकल के चला जाएगा उधर, जाके एक साथ मिल के तभी मार देगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ आवर इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स, ठीक है। और यही है जो वैक्सीन निकालने का कोशिश साइंटिस्ट लोग कर रहा है। साइंटिस्ट लोग क्या कर रहा है, कोरोना वायरस का बॉडी का छोटा छोटा पार्टिकल्स को वो लोग खुद बना रहा है ऐसे करके नॉन हार्मफुल वे में, और बना के हमारे बॉडी में डालने वाला है वैक्सीन जो बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में जैसे कोरोना वायरस का छोटा छोटा पार्टिकल डालेगा, मैक्रोफेज आके पार्टिकल को एनगल्फ करेगा और फिर शो कर देगा, ठीक है। वो पार्टिकल एक वायरस भी नहीं, वो वायरस का बॉडी का एक हिस्सा है बस, ठीक है ना। जो साइंटिस्ट लोग ट्राई कर रहा है वैक्सीन बनाने का, वो क्या कर रहा है, कोरोना वायरस को पकड़ रहा है, उसको तोड़ रहा है, तोड़ के उसका सेवरल पार्टिकल्स को नॉन हार्मफुल बना के हमारे बॉडी में डाला जाएगा। तो जैसे हमारे बॉडी में डाला जाएगा तो कोरोना वायरस का छोटा छोटा पार्टिकल्स है, वो कोरोना वायरस तो नहीं है, वो पार्टिकल क्या होगा, वो पार्टिकल को मैक्रोफेज एनगल्फ करके शो करेगा, हेल्पर टी सेल उठाएगा, सिग्नल देगा, एंटीबॉडी बना लेंगे। फिर जब कोरोना वायरस रियल में हमारे बॉडी में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी शो करने का जरूरत ही नहीं है। हम लोगों ने हमारे इम्यून सिस्टम को बुड़बक बना लिया है। हम लोगों ने वैक्सीन डाला जिसमें कोरोना वायरस का छोटा पार्टिकल था, वो एक वायरस नहीं था, लेकिन बॉडी ने एंटीबॉडी रेडी करके रख दिया है। अब जब रियल में कोरोना वायरस आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, सीधा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स शो करेंगे, डायरेक्ट अटैक करेगा, एंटीबॉडीज भी जाके इनके साथ, उसके वजह से कोरोना वायरस हमारे बॉडी में सिम्टम कॉज ही नहीं कर पाएगा, आने के साथ साथ ही मर जाएगा। सो दिस इज योर मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी, जिसको मैंने समझाने का बहुत कोशिश किया है। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। और अब हम लोग ये बेसिक मैकेनिज्म बोल दिया है, अब हम लोग चैप्टर में इंडिविजुअल पार्ट्स क्या क्या है वो पढ़ेंगे फ्रॉम द कमिंग लेक्चर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट, डाउट होने से पूछना। हाँ, चलो बाय बाय।